जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग श्वसन चैप्टर का लगभग जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न था वो आप लोगों को बतला दिया गया, और आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं परिवहन चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड में इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लगभग, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो 2 नंबर या 3 नंबर का आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कलम और कॉपी निकालने और नोट्स बनाना शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वहाँ वहाँ पे वीडियो को और भी सही तरीके से दोबारा रिपीट कर करके देखेंगे। लेकिन इतना तो उम्मीद है कि ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर शांति दिमाग से अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपको 100% ये चीज़ आपको समझ में आएंगे। तो देखिए, परिवहन का 4 क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट है। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ये परिवहन चैप्टर के बारे में। ऐसे तो आपका पूरा का पूरा परिवहन आपको पढ़ाया गया होगा, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कोचिंग में, स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा। और यहाँ पे हम तो भाई क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व करवाएंगे, पढ़ाएंगे तो नहीं, समझाएंगे नहीं, पूरा चैप्टर तो बताएंगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा चैप्टर को टच कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ गया चारों क्वेश्चन। तो बच्चा, परिवहन की बात करें, इसका मतलब होता क्या है? देखिए, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ये हो गया परिवहन। सर मजा नहीं आया, है ना? मजा बिल्कुल भी नहीं आया। ये परिवहन कहाँ पे? हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान जो है उसमें सजीवों का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य में परिवहन, पौधों में परिवहन, यानी कि सजीवों में परिवहन। तो सजीवों में परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये बताइए कि आप भोजन करते हैं, अच्छी बात है, हाँ सर भोजन करते हैं। तो ये बताइए कि आप भोजन करते हैं तो वो भोजन जाता है पेट में, पेट का उसका पाचन होता है। तो क्या वो पचा हुआ भोजन पेट में ही रह जाता है? नहीं सर, वो पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में, शरीर का जितना भी हिस्सा है, शरीर का जितना भी पार्ट है, वहां पे आपका पचा हुआ भोजन जाता है। तभी तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, नाक काम कर रहा है, आंख काम कर रहा है, आपका पैर काम कर रहा है। कैसे? यानी कि वहां तक पचा हुआ भोजन पहुंच रहा है। किसके कारण बच्चा पहुंचता है? तो ये परिवहन के कारण। और हमारे शरीर में परिवहन का कार्य एक ही करता है, और वो होता है आपका रक्त। रक्त हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। ये तो हो गया भोजन का। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन को भी मानव शरीर में पूरा का पूरा बंटना जरूरी होता है। उसको कौन बांटेगा? परिवहन कौन कराएगा? तो उसको भी परिवहन जो कराएगा ब्लड करवाता है, रक्त करवाता है। हमारे शरीर में कुछ हार्मोन निकलते हैं, वो भी उसको अपने टारगेट जहां पे उसका काम होता है वहां पे पहुंचना उसका भी जरूरी होता है। उसको कौन ले जाएगा? तो उसको भी ले जाएगा ब्लड ले जाता है। तो परिवहन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस मटेरियल होता है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना जरूरी होता है। और जब किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह हमारे शरीर में पहुंचाया जा रहा है, उसी प्रक्रिया को परिवहन बोलते हैं। समझ में आया होगा परिवहन। ये तो शॉर्ट में, और आप लोग को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवहन यहाँ पे खत्म हो गया। एक हम आइडिया दिए कि परिवहन ये होता है, एक आपको टच किया गया परिवहन के लिए, समझ गए? तो आइए परिवहन से रिलेटेड
जो कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं, समझाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा बतलाया गया है कि परिवहन की परिभाषा लिखें, है ना। परिवहन क्या होता है? और 10th क्लास के बच्चा बिहार बोर्ड के जो होते हैं कभी कभी इससे मार खा जाते हैं, मार खाने वाला स्टिक से नहीं, कि परिवहन की परिभाषा लिखे। इसका मतलब क्या होता है सर? परिवहन क्या है? सब एक ही होता है। परिवहन की परिभाषा लिखें, परिवहन क्या है, परिवहन से आप क्या समझते हैं, परिवहन किसे कहते हैं, सबका अर्थ एक ही होता है ना। तो देखिए परिभाषा ये बताया गया कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। बात तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ, इसको समझते हैं एक एक बात तोड़ तोड़ कर। क्या बताया गया? उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ह्यूमन बॉडी हो गया, आपका शरीर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आज हम चेंज कर देते हैं। आपका शरीर ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका शरीर इस तरह से भाई बन गया, ठीक है, इस तरह से बन गया, समझना है आपको, ठीक है। चलो भाई इसका ये बना देते हैं। बचपन में आप लोग ये सब चीज बनाते होंगे, है ना, हाथे से फैलाया हुआ। चलो अब देखिए कि मान लीजिए कि मानव का शरीर, तो मान लो कि यहां पे कोई एक उपयोगी पदार्थ है, यहां पे मान लीजिए कि कोई एक उपयोगी पदार्थ यहां पे बन रहा है। तो क्या बोला? उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से। तो मान लो कि यहां पे उपयोगी पदार्थ है शरीर की प्रत्येक कोशिका तक। तो ये बताओ, जैसे भी बताया आपको कि भोजन का पाचन हुआ और ये पेट में रह जाता है, तो यहां से मानव का जितना भी कोशिका होगा, तो जैसे ये बताओ कि मानव का जितना भी जो पार्ट है, मानव की बात करते हैं, जितना भी पार्ट है वहां पर तो कोशिका है। यहाँ पे सब जगह पे क्या है? कोशिका है भाई। सभी जगह पे क्या है? कोशिका आपका क्या है? मौजूद है। सभी जगह पे कोशिका मौजूद है ना। तो उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका, इसको ब्लैक से करते हैं, इसको यहाँ पे ब्लैक से करते हैं, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर, अब मान लो कि इस कोशिका में हानिकारक पदार्थ है, इसको क्या करेगा? निकालेगा, और निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। क्या आपको समझ में आया? फिर से एक बार थोड़ा सा और कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने का, है ना। जैसे ये बताइए कि जो उपयोगी पदार्थ है, ठीक है, हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ है, तो उपयोगी पदार्थ का क्या होगा? जहां जहां पे जरूरत रहेगा वहां वहां पर क्या करेगा? उसको भेजेगा। जहां जहां पे जरूरत रहेगा वहां वहां पे क्या करेगा? भेजेगा, है ना। जैसे मान लो कि ये उपयोगी पदार्थ है, जहां जहां पे उपयोगी है ना, जहां जहां पे जरूरत है वहां वहां पे बच्चा क्या करेगा? कि भेज देगा, है ना। और इसके अलावा हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको बाहर निकालकर और गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे? परिवहन। बात समझ में आया? चलो फर्स्ट नंबर कंप्लीट। परिवहन की परिभाषा में क्या बता बच्चा? उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परिवहन बोलते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? चलो भाई, अब यहाँ पे एक मानव न बनाकर यहाँ पे हम एक प्लांट को क्या करते हैं कि बना देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि बाष्पोत्सर्जन, तो आपको पता होगा कि बाष्पोत्सर्जन क्या होता है।
जब किसी भी पदार्थ से, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब सजीव या निर्जीव, अगर उससे जल क्या हो रहा है कि बाष्प के रूप में निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। बाष्प अगर निकल रहा तो उसको बाष्पोत्सर्जन। देखे होंगे आप घर में पानी को गर्म करते हैं, ठंड का मौसम भी चल रहा है तो गर्म पानी पीते होंगे आप, है ना? तो पानी को जब गर्म किया जाता है तो पानी जो होता है वो बाष्प के रूप में निकलता है, उसको क्या बोलेंगे? बाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। अभी ठंड का मौसम है तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, कुछ धुआं टाइप का निकलता है ना? तो ये क्या है? बाष्पोत्सर्जन है। हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो इसमें से ही पानी क्या है कि निकल रहा है, तो बाष्पोत्सर्जन, है ना? तो जल को बाष्प के रूप में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन, है ना? तो यहाँ पे अगर एक पौधा है तो अगर ये बाष्पोत्सर्जन कर रहा है तो इसका क्या महत्व है ना? जैसे कोई भी पेड़ पौधा की बात करते हैं, वो वाटर को क्या करता है कि बाहर निकालता है ना? और आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में 6, 7, 8 में आप पढ़े होंगे कि पेड़ पौधा जो होता है वो भी क्या करता है कि जल को बाहर निकालता है। आप एक एक्टिविटी पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पे एक लीफ है, ठीक है, एक आपका लीफ है, ये आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि एक ऐसा पौधा लेते हैं जिसमें पत्ती लगा हुआ हो और उसको क्या करते हैं कि एक पॉलीथीन से उसको क्या करते हैं कि पैक कर देते हैं। तो 2 से 3 घंटा बाद देखा जाता है इसमें जल का बूंद जो है वो क्या है? आ जाता है ना? तो कहने का मतलब पत्ती जो होता है वो पानी को निकाल रहा है, बाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया यानी कि पेड़ पौधे में होता है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों में जो होता है उसके लिए क्या महत्व रखता है। तो देखिए क्या महत्व रखता है। पौधे के मूल से चोटी, अब मूल बच्चा किसको बोलते हैं? जो जड़ होता है उसको आप क्या बोलोगे? मूल बोलोगे, है ना? जो जड़ होता है उसको मूल बोलोगे। तो मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्रवाहित होती है। अब ये बताइए कि यहाँ पे जड़ में क्या दिए हुए हैं बच्चा? पानी दिए हुए हैं, ठीक है, जड़ में पानी दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब क्या है? पानी आपका। अब ये बताओ कि अगर बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो क्या हमेशा, है ना, लगातार ये जल जो है वो मूल से चोटी तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसको हम लोग लिख देते हैं मूल, और ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? चोटी। चोटी का मतलब सबसे ऊपर दिखता होगा, चोटी को ही बांधता है तो यहाँ पे बांधता है ना? तो ये बाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा तभी जल लगातार जड़ से चोटी तक ये प्रवाहित होगा। किसके कारण? बाष्पोत्सर्जन के कारण। अगर बाष्पोत्सर्जन अगर नहीं होगा तो यहाँ पे ये जल जो है वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, है ना? एक खत्म होगा तब तो नीचे से एक आएगा, फिर खत्म होगा फिर नीचे से जाएगा। तो बाष्पोत्सर्जन अगर रुक जाएगा तो ऊपर जल निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना? तो यही बात बताया गया है कि पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्रवाहित होती है तथा यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। छूट गया है आपका यहाँ पे, सहायता करता है, यहाँ पे लिखाएगा सहायता करता है। अब देखिए कि बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही बच्चा क्या होता है कि जो जड़ में, जड़ कहाँ पे रहता है? मिट्टी में रहता है ना? और मिट्टी में आपका क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार के खनिज लवण क्या होता है कि पाए जाते हैं। अगर बाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया ना हो, पानी अगर ऊपर की ओर या ऊपर से अगर बाहर नहीं निकलेगा पानी, तो क्या मिट्टी में जो खनिज लवण है वो पेड़ पौधों में बार बार आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो ये बाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही क्या होता है कि पेड़ पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण होता है ना? इसके अलावा फिर क्या बोला? इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में क्या करता है? सहायता करता है ना? यानी कि बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पेड़ पौधों में तापमान जो होता है वो संतुलित रहता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। मतलब जितना एक होना चाहिए उतना ही पेड़ पौधों में टेम्परेचर होता है। किसके कारण? बाष्पोत्सर्जन के कारण। तो बाष्पोत्सर्जन से क्या सीखे आप लोग यहाँ पे कि बाष्पोत्सर्जन अगर पेड़ पौधों में अगर हो रहा है ये बहुत ही महत्व रखता है। क्या महत्व रखता है? सबसे पहले अगर बाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो मूल से चोटी तक के जल जो है वो आसानी पूर्वक पहुंचेगा।
बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तभी क्या हो रहा है कि मिट्टी में जो खनिज लवण होता है उसका पेड़ पौधा अवशोषण करता है ना। उसके अलावा बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पेड़ पौधों में जो तापमान होता है वो बच्चा संतुलित रहता है ना, या बोल सकते हो संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। चलो नंबर सेकंड क्वेश्चन भी आपका बच्चा कंप्लीट हो गया है ना। नंबर थर्ड आते हैं है ना, नंबर थर्ड क्वेश्चन। तो नंबर थर्ड क्वेश्चन बच्चा क्या बोल रहा है, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए यहां पे बतलाया गया है लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। आप लोग पढ़े होंगे परिवहन में आप लोग को रक्त के बारे में पढ़ाया गया होगा, और रक्त में आप लोगों को यह पढ़ाया गया होगा कि रक्त की अगर बात करते हैं तो रक्त में एक लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, उसको बोलते हैं आरबीसी, और आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल दिखता है ना। तो वो ऑक्सीजन वाहक कैसे, ऑक्सीजन वाहक का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है वो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक अणु है, ठीक है, एक अणु है हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन के 4 अणु को बांधेगा है ना। जैसे यहाँ पे एक अणु, 2 अणु, 3 अणु और 4 अणु, यानी कि ये बीच वाला देखो, बीच वाला कौन है, बीच वाला हीमोग्लोबिन है, और इसका कलर भी लाल कर दिए हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कलर लाल। और ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है, O2 है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के 4 अणु को ये क्या करता है, बांध कर ले जाता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन का वाहक बोलते हैं। तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखे हैं, लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। संयोजन का मतलब जुड़े हुए रहता है, देखिए अपने साथ संयोजन किए हुए, और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में, बच्चा गलती हो जाता है लिखने में, ध्यान नहीं रहता है, में परिवहन करवाता है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जो लाल रक्त कोशिका होता है उसको ऑक्सीजन वाहक बच्चा क्यों बोलते हैं, ऑक्सीजन वाहक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो होता है एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को टपक 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 वो क्या करता है, पकड़ लेता है ना, और पकड़कर पूरे शरीर में वो क्या कर रहा है, भेज रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन वाहक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हुआ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट करें। क्या धमनी होता है, क्या सीरा होता है, आप लोग को यही पता होगा। सीरा की अगर बात करते हैं और धमनी की बात करते हैं, सीधी बात ये एक होता है रक्त नली है ना, और रक्त नली का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपको बताएं कि रक्त ही हमारे शरीर में लगभग जितने भी जो मटेरियल होते हैं उसका परिवहन करवाता है। तो रक्त एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, रक्त एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है वो एक पाइप होना चाहिए ना, एक नली होना चाहिए ना, तो वो नली और कोई नहीं, सीरा, और कौन है, धमनी। तो इसे पूछा है कि अंतर जो है वो क्या है। तो देखिए धमनी शुद्ध रक्त को, ऐसे देखो बच्चा, आपको एक हम इंपॉर्टेंस बात बताते हैं, अंतर जब भी पूछे जूनियर क्लास हो आप, तो यहाँ पे एक लाइन खींचो, एक तरफ सीरा एक तरफ धमनी। अब लो सर आपने ऐसा क्यों किया, बच्चा जगह का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए हमने 2 अंतर ऐसे लिख दिया। लेकिन आप अंतर जब भी लिखें, अच्छे मार्क्स अगर आपको उठाने हैं, आपको क्या करना है, बीच में एक पाई खींचो, एक तरफ कंपोनेंट ए एक तरफ कंपोनेंट बी, जो भी अंतर सीरा धमनी या कुछ और जाइलम फ्लोएम है ना, ये सब का अंतर पूछे तो एक साइड इधर एक साइड इधर। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक लाइन एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, धमनी जो कि रक्त नली है, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो धमनी का काम क्या होता है कि हृदय में जो हमारा शुद्ध रक्त होता है तो उस शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों तक वो क्या करेगा, पहुंचा देगा, है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा है।
विभिन्न भागों में ले जाती है, जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। ये दोनों भाई है, लेकिन ये दोनों भाई एक दूसरे के अपोजिट काम करता है, उल्टा काम करता है। ऐसे देखो, ये भी रक्त को ढो रहा है, ये भी रक्त को ढो रहा है, लेकिन धमनी क्या कर रहा है? धमनी क्या कर रहा है? शुद्ध रक्त को कहां से? हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में, हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में कौन ले जाएगा? ये ले जाएगा धमनी, है ना। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में, और धमनी क्या कर रहा है ना, लिखा जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त को विभिन्न भाग से, सारे भाग से कहां पे लाएगा? हृदय में लाएगा, है ना। तो ये बात लिखा है, जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। दूसरा नंबर, अंतर शिरा और धमनी में। धमनी की दीवार मोटी होती है, जबकि शिराएं या शिरा लग सकते हो, शिरा की दीवार पतली होती है। ये तो याद करने वाली है बात भाई, है ना। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको पूरी तरीके से परिवहन चैप्टर का जो VVI क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का है वो आपका समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में परिवहन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहीं तक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए परिवहन चैप्टर से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, वॉच करते रहें। और बच्चा अभी एग्जाम का समय है, पढ़ाई से बिल्कुल नाता नहीं तोड़ना है, पढ़ाई से 100% नाता रखना है। तो पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।